Hello everyone, myself Kaushal Saran. Hope you are doing well. In this video, we are going to discuss about particle physics. So these are the topics which we are going to discuss in this video. So let's begin with the first one, classification of particle. First topic is classification of particles. क्लासिफिकेशन हम किस बेसिस पे करेंगे कि कौन से पार्टिकल स्ट्रॉन्ग फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं और कौन से नहीं करते। उस बेसिस पे पार्टिकल को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ हेड्रॉन्स और दूसरे होते हैं लेप्टॉन्स। हेड्रॉन्स क्या होते हैं? जो स्ट्रॉन्ग फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं। सो इंटरेक्ट वाया स्ट्रॉन्ग फोर्स। और लेप्टॉन स्ट्रॉन्ग फोर्स से इंटरेक्ट नहीं करते। लेप्टॉन्स आर सिक्स लेप्टॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यू एंड टो, और उनके करस्पॉन्डिंग न्यूट्रिनोज, म्यू और टो का न्यूट्रिनो। हेड्रॉन्स को फर्दर स्पिन के बेसिस पे हम जानते हैं कि अगर इंटीग्रल स्पिन होता है, इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, बेरियंस एंड मेसॉन्स। Baryons are those hadrons which have integral half spin, means they are fermions, and mesons are those hadrons which have integral spin. Integral spin means they are bosons. बेरियंस कौन कौन से हैं? न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स एंड हाइपेरॉन्स। हाइपेरॉन्स में सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो, कैस्केड माइनस, कैस्केड जीरो, ओमेगा माइनस, लैम्डा जीरो। और मेसॉन्स में कौन कौन से आ जाएंगे? पाई मेसॉन्स, जिनको पायोन्स भी बोलते हैं, रो मेसॉन्स, रो प्लस, रो माइनस, रो जीरो, केओन्स, के प्लस, के जीरो एंड ईटा मेसॉन्स। इनमें ये जो ओमेगा माइनस है, दिस इज ए स्पेशल पार्टिकल बिकॉज इट वाज predicted by quark model and later on discovered or detected experimentally. ये बेसिकली हम क्वार्क मॉडल की एक सक्सेस के रूप में भी इसको देख सकते हैं। सो अगर हम समराइज़ करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल को, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल दो तरीके से है कि एक तो स्ट्रॉन्ग फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं, दूसरे नहीं करते। स्ट्रॉन्ग फोर्स से इंटरेक्ट करने वाले हेड्रॉन्स होते हैं, जिनको हम फर्दर स्पिन के बेसिस पे बेरियंस और मेसॉन्स में बांट सकते हैं। बेरियंस में न्यूक्लियॉन्स और हाइपेरॉन्स आ गए, और मेसॉन्स में केओन्स, ईटा मेसॉन, पाई मेसॉन्स हैं, रो मेसॉन आ गया। अब रो मेसॉन है, ये इसकी रेजोनेंस स्टेट होती है, मतलब एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं। ये हम रेजोनेंस पार्टिकल में देखेंगे। सो आवर सेकंड टॉपिक इज फंडामेंटल फोर्सेस एंड देयर रेंज। सेकंड वन इज फंडामेंटल फोर्सेस एंड देयर रेंज। अब जो रेंज जो होती है किसी भी फंडामेंटल फोर्सेस तो हमें पता ही है
कि स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और ग्रेविटी, दीज 4 आर फंडामेंटल फोर्सेस। इनकी रेंज हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से निकालते हैं। और कैसे निकालते हैं, उसके लिए बेसिकली एक एक्सचेंज पार्टिकल थ्योरी आती है। एक्सचेंज पार्टिकल थ्योरी, एक्सचेंज पार्टिकल थ्योरी क्या है और इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। एक्सचेंज पार्टिकल थ्योरी बेसिकली बताती है कि कोई दो पार्टिकल अगर किसी पर्टिकुलर इंटरेक्शन से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं। पहले फील्ड थ्योरी होती थी, फील्ड थ्योरी टू एक्सप्लेन दी फोर्स और इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जैसे कोई चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो फेराडे ने बताया था कि ये फील्ड लाइंस जनरेट करते हैं अपने चारों ओर। ये फील्ड लाइंस या फिर जो फील्ड है ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और इनके बीच में फोर्स जनरेट होता है। लेकिन ये थ्योरी इस चीज़ को नहीं बता पा रही थी कि अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन है वो कोलाइड करते हैं तो फोटोन जनरेट होता है। कभी दो प्रोटॉन एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं तो पाई मेसॉन्स जनरेट होते हैं। इस चीज़ को ये नहीं बता पा रही थी। तो एक्सचेंज पार्टिकल का कॉन्सेप्ट आया कि जो पर्टिकुलर इंटरेक्शन है वो एक्सचेंज पार्टिकल के एक्सचेंज से जनरेट होता है। तो जैसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो अगर न्यूक्लियॉन्स में देखें तो पायोन्स के, और क्वार्क्स में देखें तो ग्लूऑन्स के एक्सचेंज से जनरेट होता है। सो अगर हम पर्टिकुलरली इन चारों को देखें कि कौन से फोर्स किस पार्टिकल के एक्सचेंज से जनरेट होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ये किन किन के बीच में एक्ट करता है। इट एक्ट्स बिटवीन, एक तो हेड्रॉन हो गया जो हमने जिस बेसिस पे क्लासिफाई किया था पार्टिकल को, हेड्रॉन्स, एंड क्वार्क्स जो हम क्वार्क्स मॉडल में देखेंगे कि क्वार्क्स क्या होते हैं। हेड्रॉन्स और क्वार्क्स ये दोनों स्ट्रॉन्ग फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं। जो हेड्रॉन्स है इनके बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इट एक्ट्स ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ पायोन्स। पायोन्स का मास होता है अराउंड 300 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और क्वार्क्स के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इट अराइजेज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ग्लूऑन्स। ग्लूऑन्स का जो रेस्ट मास है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, यानी कि एक मासलेस पार्टिकल्स है। तो एक्सचेंज पार्टिकल थ्योरी क्या बोलती है इस तरीके से कि जो अगर कोई दो प्रोटॉन है, ये दो हेड्रॉन हो गए, तो इनमें पायोन्स का एक्सचेंज होगा और ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहेंगे। अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इस चीज़ को कैसे रिलेट करता है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है डेल ई डेल टी एच बार और एच बार बाई 2। अगर कोई पार्टिकल जैसे प्रोटॉन है वो पायोन्स का एक्सचेंज कर रहे हैं, या फिर कोई भी पार्टिकल है वो एक एम नोट रेस्ट मास वाले पार्टिकल का एक्सचेंज करके दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्ट कर रहा है, तो उसमें एनर्जी का फ्लक्चुएशन कितना होगा, एम नोट सी स्क्वेयर इंटू डेल्टा टी एच बार। सो जो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी एच बार डिवाइड बाई एम नोट सी स्क्वेयर। सो रेंज विल बी आर इज इक्वल टू सी डेल्टा टी। So range of any force will be h bar m naught c। और यानी कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेस्ट मास ऑफ एक्सचेंज पार्टिकल। So this is a very important conclusion drawn from Heisenberg uncertainty principle। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो इन चीज़ों का अप्रोक्सीमेटली बहुत अच्छा वैल्यू देता है, हालांकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता।
सो अब हम स्ट्रॉन्ग फोर्स पे वापस आते हैं जो हेड्रॉन्स और क्वार्क के बीच में लगता है। हेड्रॉन्स के बीच में पायोन्स का एक्सचेंज होता है जिसका रेस्ट मास काफ़ी हाई है, तो रेंज रेस्ट मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि रेंज क्या हो जाएगी, शॉर्ट रेंज फॉर हेड्रॉन्स ओनली। और क्वार्क्स में क्या ग्लूऑन्स का होता है, और ग्लूऑन्स का जो रेस्ट मास है वो 0 होता है, तो रेंज क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। दैट्स वाई क्वार्क का हम ऐसे बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी कि जो अप डाउन स्ट्रेंज चार्म टॉप बॉटम ये जो क्वार्क है इनको इंडिविजुअली डिटेक्ट नहीं किया गया है। ये एक बेसिकली थ्योरी दी गई है कि जो प्रोटॉन है वो बेसिकली इसकी और अंदर स्ट्रक्चर होती है जो क्वार्क से मिलकर बनी होती है, तो दिस इज़ बेसिकली ए थ्योरी। अभी तक कोई क्वार्क डिटेक्ट नहीं किया गया है क्योंकि इसकी रेंज इन्फिनिटी होती है, तो ये अलग ही नहीं होते। स्ट्रॉन्ग फोर्स का हमने देख लिया रेंज। उसके बाद आता है वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। नंबर 2 इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटोन हमें पता है एक मासलेस पार्टिकल है, तो अगेन इसकी रेंज भी इन्फिनिटी आ जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज इनफाइनाइट रेंज फोर्स। और तीसरा है वीक इंटरेक्शन। वीक इंटरेक्शन arises due to exchange of W plus minus and Z bosons, and it is an interaction, it causes बीटा डीके। हम बाद में देखेंगे कि बीटा डीके जब होता है तो वो वीक इंटरेक्शन की वजह से होता है। एंड फोर्थ वन इज ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में बेसिकली जो ये 3 इंटरेक्शन है इन्हीं के सिमिलरिटी देखते हुए ये थ्योरी दी गई कि इट अराइजेज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ ग्रेविटोन। अब ये ग्रेविटोन का ये कॉन्सेप्ट एक थ्योरेटिकली इंट्रोड्यूस किया गया, ग्रेविटोन को भी डिटेक्ट नहीं करा गया है। सो अगर हम इनका रेशियो देखें कि कौन सा फोर्स स्ट्रॉन्ग रेशियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड ग्रेविटी, तो इनका स्ट्रेंथ का रेशियो होता है 10⁻⁵, 10⁻⁴। उसके बाद थर्ड टॉपिक अब हमारा आता है शेरेनकोव रेडिएशन। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया कि n है, तो इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, v लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, इफ द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तब जो रेडिएशन एमिट करता है ये पार्टिकल उसको चेरेनकोव रेडिएशन बोलते हैं। दिस इज कंडीशन फॉर चेरेनकोव रेडिएशन। इस कंडीशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है। फोर्थ टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्पिन। आइसोस्पिन का जो कॉन्सेप्ट है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड
to collectively identify particles of almost same mass, and this concept is used only for strong force experience particle, यानी कि only for hadrons. हेड्रॉन्स में क्या क्या आता है? बेरियंस एंड मीजॉन्स. अब जो आइसोस्पिन आई होता है उसके करस्पॉन्डिंग एक I3 क्वांटम नंबर डिफाइन किया जाता है. I3 की वैल्यू होती है -I2 + I. दिस कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू एंगुलर मोमेंटम, और इसका जो एडिशन होता है ये भी उसी तरीके से होता है जैसे L एंड LZ का हम करते हैं. सो अगर हम अलग अलग हेड्रॉन्स के लिए देखें कि हेड्रॉन्स और उनके करस्पॉन्डिंग I एंड I3 स्टेट अगर देखें, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, इनका मास ऑलमोस्ट सेम होता है. I अगर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग 2I + 1 स्टेट्स होती है. यानी कि अगर किसी पार्टिकल का आइसोस्पिन I है तो उस पार्टिकल के जैसे 2I + 1 पार्टिकल्स होंगे. तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, इनका मास ऑलमोस्ट सेम होता है न्यूक्लियॉन्स का. तो ये बोला गया कि न्यूक्लियॉन्स आर 2 स्टेट ऑफ ए सेम पार्टिकल, यानी कि 2I + 1 न्यूक्लियॉन के लिए 2 है, ये स्टेट 2 है. तो I की वैल्यू न्यूक्लियॉन्स के लिए आ जाएगी हाफ. अब न्यूट्रॉन के लिए तो I3 की वैल्यू -½ ले ली और प्रोटॉन के लिए +½ ले ली. उसके बाद अगर पायोन्स का देखें, पाई प्लस, पाई जीरो, पाई माइनस, इनके लिए ये बोला गया कि दीज आर 3 स्टेट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल. तो 3 स्टेट है, यानी कि 2I + 1 विल बी 3, सो I विल बी 1. I 1 है लेकिन I3 की वैल्यू अलग अलग होगी, -I से +I के बीच में, यानी कि -1 से +1 के बीच में. तो पाई प्लस के लिए 1 ले ली, इसके लिए 0 ले ली और इसके लिए -1 ले ली. ये जो -1 से I3 की वैल्यू +1 तक जाएगी, इसमें जो डिफरेंस होगा वो इंटीजर 1 का डिफरेंस होगा हर एक वैल्यू के बीच में. सो सिमिलरली हम सिग्मा प्लस, सिग्मा 0, सिग्मा माइनस के लिए भी सेम हो जाएगा, 1 1 1 0 एंड 1 -1. और कैस्केड पार्टिकल्स के लिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तरह हो जाएगा ½ तो इसके लिए -½ हो जाएगा और कैस्केड 0 के लिए +½ हो जाएगा. लैम्डा 0 ये एक सिंगल पार्टिकल है, तो 2I + 1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि I 0 है. I 0 है तो I3 भी 0 हो जाएगा. उसके बाद केओन्स, K+ एंड K0, ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तरह, इसके लिए I की वैल्यू ½ हो जाएगी और I3 की वैल्यू ½ एंड -½ सो इन दिस वे वी कैन डिफाइन I एंड I3. अब हम कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन का अगर देखें, कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन, हम कब बोलेंगे कि किसी रिएक्शन में, जैसे कोई रिएक्शन है A + B2 C + D, इसके लिए वैल्यू I की IA एंड IB है, इसके लिए IC एंड ID है. I3 की वैल्यू इसके लिए I3A, I3B, I3C एंड I3D. तो कब बोलेंगे कि आइसोस्पिन कंजर्व्ड है? तो I एंड I3 के लिए अलग अलग कंजर्वेशन रूल होता है कि इफ़ I3A + I3B is equal to I3C + I3D, then we say that I3 for this reaction is conserved. I के लिए क्या रूल होता है? I के लिए थोड़ा कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन होता है कि IA - IB to IA + IB, ये मैचेज, इनमें से कोई भी वैल्यू मैच कर जाती है IC - ID to IC + ID,
then we say that I is conserved. अलग अलग इंटरेक्शन में अलग अलग चीज़ें कंजर्व होती है। अगर हम इंटरेक्शन के बेसिस पे देखें, इंटरेक्शन यहाँ पे हम I3 का कंजर्वेशन देखें और यहाँ पे I का देखें, तो जैसे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है तो इनमें I3 एंड I दोनों कंजर्व होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में I3 कंजर्व होता है लेकिन I नहीं होता। वीक में दोनों ही कंजर्व नहीं होते। सो कंजर्वेशन ऑफ आइसोस्पिन विल हेल्प इन फाइंडिंग विच रिएक्शन इज occurring by which interaction. So next one is, अब हम पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का अगर देखें कि एक पार्टिकल है और एक एंटी पार्टिकल है, इनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या डिफरेंस होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, ये पार्टिकल है, ये एंटी पार्टिकल है। तो जो चार्ज होता है पार्टिकल का अगर क्यू है तो एंटी पार्टिकल का माइनस क्यू होगा। मास दोनों का सेम होता है और आइसोस्पिन आई की वैल्यू सेम होती है। I3 इसके लिए प्लस में है तो इसके लिए नेगेटिव में होगा। जो लाइफ टाइम है वो दोनों का सेम होता है और जो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है वो भी सेम होता है। स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है। इसकी डायमेंशन हमें ध्यान रखनी चाहिए कि इसकी डायमेंशन एरिया की डायमेंशन होती है और इसको कई बार बार्न में मेज़र किया जाता है। तो 1 बार्न इज इक्वल टू 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर होता है। एंड दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन RSET 23 एग्जामिनेशन। उसके बाद एक न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट आता है। फोर्थ वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट इट वाज गिवन बाय पॉली। न्यूट्रिनो की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है कि इस पे चार्ज भी जीरो होता है, इसका मास भी जीरो होता है। तो चार्ज जीरो हो गया तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं करेगा, सो इट डजेंट एक्सपीरियंस strong and electromagnetic interaction. That's why it is called ghost particle, क्योंकि इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है। सो पॉली ने न्यूट्रिनो का कॉन्सेप्ट कैसे दिया था, जैसे बीटा नेगेटिव डीके हम देखें। बीटा नेगेटिव डीके में न्यूट्रॉन डिकेज टू प्रोटॉन प्लस एन इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन पहले थी। तो इसमें अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएं, दो पार्टिकल है और दो कंडीशन है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन होती है x + y x + 2y = 4, तो x एंड y की दो फाइनाइट एंड मतलब निश्चित वैल्यू आती है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आई थी उसका एक वेरिएशन आता है, कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं आती। तो इस वेरिएशन को शो करने के लिए पॉली ने एक न्यूट्रिनो की हाइपोथेसिस दी थी कि इसमें एक और पार्टिकल न्यूट्रिनो पार्टिकल डिटेक्ट हो रहा होगा, जो कई बार इसकी एनर्जी कम होती है, वो इसके द्वारा इट वाज कैरिड बाय दिस न्यूट्रिनो पार्टिकल। तो बाद में ये डिटेक्ट किया गया क्योंकि इसका डिटेक्शन हार्ड था। स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से ये इंटरेक्ट ही नहीं करता, बस वीक इंटरेक्शन से करता है। और इसका एक कॉन्सेप्ट आता है स्पिन का, स्पिन ऑफ न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का स्पिन हाफ होता है और इसका कोई अप स्पिन नहीं होता, डाउन स्पिन ही होता है, नो अप स्पिन। सो न्यूट्रिनोज आर डाउन स्पिन होने की वजह से इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड। न्यूट्रिनोज आर लेफ्ट हैंडेड ओनली।
ये यूनिक हैंडेडनेस की वजह से ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ड्यू टू दिस यूनिक हैंडेडनेस parity is not conserved in weak interaction. This is an important concept. उसके बाद आता है क्वांटम नंबर्स। for particles. First one is lepton number. जो लेप्टॉन्स 6 लेप्टॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यू, टो और उनके करस्पॉन्डिंग न्यूट्रिनोज, इनके लिए लेप्टॉन नंबर होता है 1। और इनके जो एंटी पार्टिकल्स होते हैं या एंटी लेप्टॉन्स इनको बोल सकते हैं, एंटी लेप्टॉन्स, इनके लिए लेप्टॉन नंबर होता है -1। ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये इट हेल्प्स अस इन फाइंडिंग विच रिएक्शन इज पॉसिबल, फॉरबिडन और अलाउड। सो जो लेप्टॉन्स नंबर होते हैं, ऑल लेप्टोनिक नंबर्स आर इंडिविजुअली कंजर्व्ड। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है हुआ कि अगर हम कोई रिएक्शन देखें, कोई न्यू माइनस इलेक्ट्रॉन में प्लस कोई 2 पार्टिकल में ब्रेक हो रहा है, इसका जो म्यूऑन वाला लेप्टॉन नंबर है इसका 1 हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक लेप्टॉन नंबर 1 हो गया। तो इसको कंजर्व करवाने के लिए हमें क्या देखना है कि इस साइड इलेक्ट्रॉन का कोई भी नहीं है लेप्टोनिक नंबर, तो इसका या इनमें से कोई दोनों में से कोई एक ऐसा होना चाहिए जिसका लेप्टोनिक नंबर -1 होना चाहिए। तो यानी कि A1 डेफिनेटली पॉजिट्रॉन होगा, इसका एंटी पार्टिकल। और इस साइड एल न्यू का वैल्यू 1 है, तो इस साइड भी एल न्यू का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो इसके लिए जो A2 है वो क्या होना चाहिए, न्यूट्रिनो होना चाहिए, न्यू वाला। सो इस तरीके से हमें ये हेल्प करता है। दूसरा आता है बेरियन नंबर। बेरियन नंबर, बेरियन नंबर जो बेरियंस होते हैं, बेरियंस आर दोज हेड्रॉन्स विच आर फर्मियंस। सो इनके लिए बेरियन नंबर 1 होता है और एंटी बेरियंस के लिए जो बेरियन नंबर होता है वो -1 होता है एंड मीजोन्स के लिए 0 होता है। So these two baryon number and lepton number help us finding whether an equation is allowed or forbidden. So sixth one is strange particles. Strange particles. स्ट्रेंज पार्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या होता है और स्ट्रेंज पार्टिकल को स्ट्रेंज को क्यों बोलते हैं? स्ट्रेंज पार्टिकल को स्ट्रेंज इसलिए बोलते हैं बिकॉज these particles are produced by strong interaction and decay by weak interaction. अब स्ट्रॉन्ग पार्टिकल्स में कौन कौन से पार्टिकल्स आते हैं? हाइपेरॉन्स and kaons are fall into this category. हाइपरॉन्स कौन कौन से हो गए? सिग्मा प्लस, सिग्मा माइनस, सिग्मा जीरो, ओमेगा माइनस, लेमडा जीरो एंड कैस्केड माइनस, कैस्केड जीरो। केओन्स के प्लस, के जीरो। These are mesons and these are baryons. So hyperons and kaons are strange particles.
अब स्ट्रेंज पार्टिकल्स के लिए एक क्वांटम नंबर को डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं स्ट्रेंजनेस एस। सो स्ट्रेंजनेस, चार्ज और बेरियन नंबर, आइसोस्पिन, इनमें एक रिलेशन होता है जिसको बोलते हैं जेलमान निशिजिमा relation. But it says charge is equal to I3 plus baryon number plus strangeness divided by 2. अब ये हाइपर चार्ज होता है विच इज B प्लस एस। सो अब तक हमने जो भी हाइपरॉन्स और केओन्स पढ़े हैं उनका हमें चार्ज पता है, आइसोस्पिन पता है, और अगर वो बेरियन है तो उनका B1 हो जाएगा। मिजोन्स है यानी कि दोनों केओन्स, उनके लिए बेरियन नंबर 0 हो जाएगा। उसके बेसिस पे हम स्ट्रेंजनेस निकाल सकते हैं। सो लेट्स राइट इन टेबल स्ट्रेंजनेस ऑफ some hyperons and kaons. So in this column we will write the particle, charge, isospin, baryon number and strangeness. So first of all sigma baryons जो होते हैं, सिग्मा प्लस, सिग्मा 0 एंड सिग्मा माइनस। चार्ज 1 0 -1 हो गया, I3 1 0 -1 हो गई। बेरियन, ये तीनों बेरियन है तो बेरियन नंबर 1 हो गया। अब अगर इस फॉर्मूले से देखें तो S की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2 इंटू Q माइनस I3 माइनस B। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रेंजनेस विच विल बी -1 फॉर दीज पार्टिकल्स। सिमिलरली जो कैस्केड पार्टिकल्स होते हैं, कैस्केड माइनस एंड 0, इनके लिए चार्ज -1 0 हो गया। आइसोस्पिन की वैल्यू हाफ, -हाफ प्लस हाफ, बेरियन है तो बेरियन नंबर 1 हो जाएगा। इनकी स्ट्रेंजनेस -2 आएगी। सिमिलरली लैम्डा 0, इसके लिए स्ट्रेंजनेस -1, ओमेगा माइनस, इनके लिए स्ट्रेंजनेस -3, और बाकी जो बचे K प्लस एंड K0, दीज आर mesons, so baryon number will be 0 for them। चार्ज 1 और 0 है और आइसोस्पिन क्वांटम नंबर ये है, तो इनके लिए जो स्ट्रेंजनेस आएगी ये +1 हो जाएगी। ये चीज़ें हमें तब याद रखनी है जब हम बेरियन ऑक्टेट और डीकपलेट वगैरह जो क्वार्क मॉडल में बनाएंगे, तब I3 वर्सेस S का जो प्लॉट है वो इम्पोर्टेंट होता है, और इसी प्लॉट्स की सिमेट्री को देखते हुए ओमेगा माइनस को प्रेडिक्ट किया गया था। अब अलग अलग रिएक्शन में हमें देखना है कि जो स्ट्रेंजनेस है और I3 है वो कैसे वेरी करता है। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, बेरियन नंबर इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यानी कि अगर इस साइड बेरियन नंबर 1 है LHS साइड में किसी रिएक्शन के, तो RHS साइड में भी बेरियन नंबर 1 होना चाहिए। तो डेल्टा क्यू जेलमान निशिजिमा रिलेशनशिप से हम देख सकते हैं कि डेल्टा B प्लस डेल्टा S डिवाइड बाई 2। यहाँ से डेल्टा S की वैल्यू आ जाएगी -2 टाइम्स डेल्टा I3, क्योंकि डेल्टा B ऑलवेज 0 है, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो डेल्टा S इज इक्वल टू -2 टाइम्स डेल्टा I3। अब दोनों रिएक्शन देखें, वन इज स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, अदर इज वीक इंटरेक्शन। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में डेल्टा S 0 होगा और डेल्टा I3 भी इस रिलेशन से 0 आ जाएगा। वीक इंटरेक्शन में जो स्ट्रेंजनेस है वो +-1 से वेरी करती है, तो जो आइसोस्पिन क्वांटम नंबर है वो +-हाफ से वेरी करेगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा रेजोनेंस पार्टिकल का। रेजोनेंस पार्टिकल्स,
What are those? So resonance particle, these are mostly excited state of known particles. So these are excited state of known particle, and why they occur? Which occurs due to change in internal structure of particles. तो हमें रेजोनेंस पार्टिकल के कॉन्सेप्ट से क्या पता चल गया कि अगर कोई पार्टिकल की एक्साइटेड स्टेट एग्जिस्ट कर रही है तो उसकी डेफिनेटली कोई इंटरनल स्ट्रक्चर होगी। और इन रेजोनेंस पार्टिकल की एक और ख़ास बात होती है कि दे डिके वाया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। अब रो मिजोन्स हो गए, रो प्लस, रो माइनस एंड रो जीरो, दीज आर एक्साइटेड स्टेट ऑफ पाई मिजोन्स, पाई प्लस, पाई माइनस, पाई जीरो। अब जो डेल्टा बेरियंस होते हैं, डेल्टा प्लस प्लस, डेल्टा जीरो एंड डेल्टा माइनस, इसमें जो डेल्टा प्लस होता है वो प्रोटॉन की एक्साइटेड स्टेट है, डेल्टा जीरो होता है वो न्यूट्रॉन की एक्साइटेड स्टेट है। और सिमिलरली बाकी जो बेरियंस होते हैं, सिग्मा, कैस्केड, इनकी भी एक्साइटेड स्टेट होती है। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन, इसको CPT ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। C इज़ फॉर चार्ज कॉन्जुगेशन, P इज़ फॉर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, T इज़ टाइम रिवर्सल। जो चार्ज कॉन्जुगेशन है वो एंटी पार्टिकल देता है, और पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में हम देखें तो पेरिटी में R इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा और पाई प्लस फाई, ये पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर से चेंज होता है। तो अगर अलग अलग रिएक्शन देखें, इंटरेक्शन और P कैप, C कैप, T कैप, ये ऑपरेटर हैं, और ये देखें कि कौन कौन से किस किस इंटरेक्शन में कंजर्व होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक एंड स्ट्रॉन्ग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में ये तीनों कंजर्व होते हैं, और ये जो इसकी खास बात होती है कि ये तीनों में ही कंजर्व होता है। और पेरिटी हमने देखा था कि यूनिक हैंडेडनेस ऑफ न्यूट्रिनो की वजह से वीक इंटरेक्शन में ये कंजर्व नहीं होती है। चार्ज कॉन्जुगेशन भी वीक इंटरेक्शन में कंजर्व नहीं होता, लेकिन ये टाइम रिवर्सल के अंडर होता है, और स्ट्रॉन्ग में भी सभी कंजर्व होते हैं। अब पेरिटी का कॉन्सेप्ट जो हमने देखा था कि कैसे आता है, पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कोई भी आर वेक्टर है वो माइनस आर वेक्टर में बदल जाता है, माइनस आर वेक्टर पेरिटी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। एक्स, वाई और जेड अगर लें, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा, यानी कि थीटा पाई माइनस थीटा से रिप्लेस हो जाता है। फाई क्या होता है, फाई इज रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, यानी कि अगर ये एक्स है, ये वाई है, ये आर वेक्टर था पहले, ये फाई था, एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है। अब जब ये माइनस आर वेक्टर में बदल जाएगा, दिस इज माइनस आर वेक्टर, तो ये एंगल एक्स एक्सिस से कितना बन गया, पाई प्लस फाई। तो यानी कि मैग्नीट्यूड लेकिन सेम रहता है, तो आर में ही रहता है, थीटा पाई माइनस थीटा में बदल जाता है, और फाई पाई प्लस फाई में बदल जाता है। और जो पेरिटी होती है वो कंजर्व होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और स्ट्रॉन्ग में, और ड्यू टू यूनिक हैंडेडनेस ये वायलेट कर जाती है वीक इंटरेक्शन में। और चार्ज कॉन्जुगेशन क्या होता है, चार्ज कॉन्जुगेशन, इट चेंजेज पार्टिकल टू एंटी पार्टिकल।
and it has eigenvalue ±1. अब हमारे पास एक मेजर टॉपिक बचा है क्वार्क मॉडल, which we will discuss in next video. Thanks for watching.